Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे फेमस इंग्लिश क्रिटिक सर फिलिप सिडनी की एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री के बारे में। तो लेट अस बिगिन। ये है उनकी ब्रीफ बायोग्राफिकल डिटेल्स। He was born in 1554 and died in 1586. It means he has a very short life span, but within that short life span he could do a number of things. He was politically very active. He was a diplomat, and simultaneously he did a great service to English literature also. He died from wounds sustained in the Battle of Jutphen during the military campaign in the Netherlands. So during the battle उनके एक इंजरी हुई और उसके wounds की वजह से उनकी death हुई. It means he was also a soldier. He belonged to the noble family of statesmen. उनके परिवार जो था वो थोड़ा नामी ग्रामी टाइप का परिवार था और अच्छे से लीडर्स उसमें कई थे, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स कई व्यक्ति थे. हिज फादर सर हेनरी सिडनी हैड बीन द लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स थ्राइस. 3 बार वो लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स रहे और इसके अलावा लॉर्ड डिप्टी ऑफ आयरलैंड रहे. और उनसे सिडनी ने क्या सीखा? He learnt a sense of duty, honor and public service, and this shaped his diplomatic career. As a मैंने बताया उनका करियर पॉलिटिक्स में भी था, उनका करियर लिटरेचर में भी था. तो पॉलिटिकल करियर में उन्होंने अपने फादर से बहुत कुछ सीखा. His mother, Lady Mary Jutley, was the daughter of John Jutley, and he was also a renowned person. He was the Duke of Northumberland. And as far as the brother of Mary Jutley was concerned, he was Robert Jutley, and he was the Earl of Leicester, and he was also Queen Elizabeth's most trusted advisor. So as if we see the family of Sir Philip Sidney, they were close to the court or the king and the queen. This family, the family was highly influential in the court of Edward VI and later Elizabeth I. She looked after his education. Mother's contribution was there in education of Sir Philip Sidney and nurtured in him the values of faith and duty that defines his life both as a poet and a statesman. So he belonged to a renowned and well-to-do family, and that is why he got ample opportunity not only to study but also to involve in politics. Now his literary career. He is a renowned Elizabethan poet. He was also a soldier, as I told you. He was a critic and he was also a courtier. As far as his literary output is concerned, उनका एक फेमस वर्क है जिसका नाम है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला. इसमें बहुत सारे से सोनेट्स हैं एंड दे आर द ब्यूटीफुल सोनेट एंड फुल ऑफ द रिनासेंस स्पिरिट ऑफ दैट टाइम. दूसरा उनका फेमस वर्क एक पेस्टोरल रोमांस है, काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया. शॉर्टली इसे आर्केडिया भी कह देते हैं. इसके अलावा जिस चीज़ से हम विशेषकर कंसर्न हैं इस समय वो है उनकी एक फेमस लॉन्ग ऐसे एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, और उसका दूसरा नाम है डिफेंस ऑफ पोइजी. अगर आपके सामने डिफेंस ऑफ पोइजी आए या एपोलॉजी फॉर पोइट्री आए, दोनों एक ही बात हैं. हुआ ये था कि जो अलग अलग पब्लिकेशन हुए, जो पहला पब्लिकेशन था उसमें एपोलॉजी फॉर पोइट्री नाम लिखा हुआ था, दूसरा पब्लिकेशन था उसमें डिफेंस ऑफ पोइजी नाम लिखा था. और ये वर्क इन्होंने लिखा था 1580 में, लगभग 1580 के आसपास, लेकिन पब्लिश हुआ 1595 में आफ्टर द डेथ ऑफ सिडनी. इट वॉज ए पोस्थ्यूमस पब्लिकेशन. पोस्थ्यूमस मीन्स उनकी डेथ के बाद. हिज वर्क्स रिफ्लेक्ट ए ब्लेंड ऑफ क्लासिकल लर्निंग, humanist value, courtly ideals and artistic innovation, making him an exemplary Renaissance figure in English literature. तो
अगर हम सिडनी के लिटरेरी वर्क को देखें तो हमें उसमें एक अलग प्रकार का मिक्सचर मिलता है, जिसमें क्लासिकल एज वेल एज कुछ रोमांटिक आइडियल्स रेनेसां पीरियड के दिखाई देते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट ह्यूमनिस्ट वैल्यूज़ हैं, जो भी रेनेसां पीरियड का पार्ट है। और कोर्ट में जिन चीज़ों को फॉलो किया जाता है, कोर्टली आइडियल्स दिखेंगे, और कुछ वो इनोवेटिव बाय नेचर हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिडनी को यूनिक बना देती हैं। अब देखते हैं एपोलॉजी फॉर पोइट्री, जो इनका एक बड़ा एक्सटेंडेड ऐसे है, प्रोज में लिखा हुआ है, वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। It is structured as a response to critics, particularly Stephen Gosson, for his criticism of poetry. स्टीफन गॉसन नाम के एक क्रिटिक थे, उन्होंने पोइट्री की कुछ क्रिटिसिज्म छपवाई अपने एक पैम्फलेट में, जिसका जिक्र हम अभी आगे करेंगे। और वो क्योंकि पोइट्री को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उनका जवाब देने के लिए ये एपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखी है, जबकि सिडनी ने कहीं नहीं बताया कि ये वो उनका जवाब दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बट निश्चित रूप से ये उनका जवाब था। अब देखिए, ही वॉज ए कोर्टियर, मैंने आपको बताया, तो उन्होंने उन चार्जेस का, जो चार्जेस स्टीफन गॉसन ने पोइट्री के ऊपर लगाए थे, उनका जवाब दिया। लेकिन सिर्फ ऐसे ही नहीं कि चार्जेस का जवाब दे दिया, उन्होंने प्रॉपर तरीके से, जैसे कि कभी कोर्ट में आर्गूमेंट्स होते हैं तो पहले केस बताया जाएगा, फिर फैक्ट्स बताए जाएंगे, फिर आर्गूमेंट्स होंगे, फिर उससे रिलेटेड एविडेंसेस होंगे, फिर सारे चार्जेस से मुक्ति होगी, फिर जो आज की स्थिति है उसका वर्णन होगा। सिमिलरली उन्होंने वही वाला पैटर्न स्ट्रक्चर किया है, जो बेसिकली एपोलॉजी फॉर पोइट्री को समझने के लिए हम उसे 60 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है एक्सोड्रियम, जिस के मीनिंग इंट्रोडक्शन, और ये शुरू होता है कि एक हॉर्स राइडिंग का इन्होंने एनेक्डोट दिया है, और उसमें बताया कि मैं जो हूँ, जैसे हॉर्स राइडिंग है, तो हॉर्स राइडिंग किस तरीके से अच्छी हो, इस बात पे ध्यान दिया गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पोइट्री लिखने के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, जबकि उसे कैसे अप्रिशिएट किया गया, उसे कैसे सोचा गया, उसके बारे में बताऊंगा। ये बात उन्होंने इंट्रोडक्शन में बताई। उसके बाद सेकंड पार्ट में उन्होंने नरेशन है, जिसमें उन्होंने बताए बहुत सारे से फैक्ट्स पोइट और पोइट्री के बारे में, और मेन बात उन्होंने बताई कि किसी भी पोइट का एम होता है टू टीच एंड डिलाइट। इट मीन्स सिर्फ सिखाना ही नहीं, बल्कि खुशी प्रदान करना। थर्ड वन इज़ प्रपोजिशन, इसमें इन्होंने कुछ आर्गूमेंट्स दिए हैं और बताया है कि पोइट्री कितने प्रकार की होती है और कितने प्रकार के पोइट्स होते हैं। यहाँ बेसिकली ये पोइट्स नहीं है, ये पोइट्री ही है। 3 काइंड्स ऑफ पोइट्री उन्होंने बताई, ये गलती से पोइट्स लिख गया है, ये पोइट्री है। और उसके फर्दर डिवीज़न हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज द कन्फर्मेशन। अब जो भी उन्होंने यहाँ फैक्ट्स और आर्गूमेंट्स दिए थे पोइट्स और पोइट्री के बारे में, उससे रिलेटेड उन्होंने एविडेंसेस प्रस्तुत किए और बताया कि किस तरीके से पोइट्री जो है वो दूसरी सारी सी डिसिप्लिन से बेटर है। आफ्टर दैट रिफ्यूटेशन, मतलब उन्होंने वो चार्जेस बताए जो गॉसन ने लगाए हैं, या कई उन्होंने नहीं बताए, उन चार्जेस को एक एक करके रिफ्यूट किया। रिफ्यूट मतलब कैंसिल किया कि ये गलत लगाए गए, ये बताया। उसके बाद उन्होंने एनालाइज किया कि उनके समय में पोइट्री कैसी लिखी जा रही है। ये है क्रिटिसिज्म ऑफ पोइट्री ऑफ हिज टाइम। एंड द सेवेंथ वन इज़ पेरोरेशन, इट मीन्स द कंक्लूजन। और उस कंक्लूजन में वो कंक्लूड करते हैं और ये सिद्ध कर देते हैं कि किस तरीके से पोइट्री एक ऐसी चीज़ है जिसकी क्रिटिसिज्म करना ठीक नहीं है। और ये कमेंट भी किए कि किस तरीके से जो पोइट्स पोइट्री लिख रहे हैं वो उसे कैसे रिवाइव कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं। अब देखिए, शुरुआत होती है कि प्लेटो और अरिस्टोटल की थियरी से। सिडनी ने ना प्लेटो को रिजेक्ट किया ना अरिस्टोटल को रिजेक्ट किया, बल्कि उन्हीं की बातों से उन्होंने पोइट्री की सुप्रीमेसी को, पोइट्री के सिग्निफिकेंस को सिद्ध करने की कोशिश की है। सिडनी डिफाइंस पोइट्री इन रिलेशन टू बोथ प्लेटो एंड अरिस्टोटल। अरिस्टोटल डिफाइंड पोइट्री एज माइमेसिस और इमिटेशन ऑफ ग्रैंड एक्शन। जैसा आप सभी जानते हैं कि अरिस्टोटल ने कहा है कि पोइट्री इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन ए ग्रैंड एक्शन। तो वो ग्रैंड एक्शन सिर्फ इंस्ट्रक्ट ही नहीं करता, डिलाइट करता है, डिलाइट भी करता है। सिडनी एक्सेप्ट दिस
थिंग, उन्होंने कहा हाँ अरिस्टोटल बिल्कुल ठीक कहते हैं, माइमेसिस है और जिसका उद्देश्य सिर्फ टीचिंग नहीं है बल्कि डिलाइट प्रदान करना भी है। इसके साथ साथ वो एक स्टेप आगे बढ़ते हो कहते हैं कि इस पोइट्री के पास एक पावर होती है। वो पावर कौन सी होती है? टू मूव द इमोशंस, कि वो इमोशंस को मूव कर सकती है और ऑडियंस को या रीडर्स को कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स के बारे में भी बता सकती है। तो अरिस्टोटल की बात को निगेट नहीं किया है और उन्हीं को ये बात को फर्दर आगे बढ़ाया है। इसी तरीके से प्लेटो के बारे में भी वो कहते हैं, सिडनी टॉक्स अबाउट द एम ऑफ पोइट इज़ नॉट टू टेल व्हाट इज़ और व्हाट इज़ नॉट, बट इट इज़ टू एक्सप्रेस व्हाट शुड बी और व्हाट शुड नॉट बी, and in a way his intention is always to express truth of an ideal nature. In this respect he is closer to Plato's idea of ideal form. तो देखिए प्लेटो का अगर आपने रिपब्लिक पढ़ा है तो उसमें आपको पता है कि प्लेटो ने एक आइडिया दिया है आइडियल फॉर्म का, मतलब चीज़ें जो हैं वो आइडियल स्तर पे होनी चाहिए ताकि उन आइडियल्स को देख के दूसरे लोग समझ सकें। अब यहाँ सिडनी सिद्ध करते हैं कि पोइट भी एक आइडियल की ही बात करता है। कैसे? कहते हैं कि पोइट ये नहीं बताता कि चीज़ें क्या हैं और क्या नहीं हैं, बल्कि वो ये भी बताता है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। यानी किसी भी पोएम में आप देखें डिस्क्रिप्शन है अगर, तो सिर्फ यही नहीं बताया जाएगा कि ये ऐसा है या ऐसा नहीं है, बल्कि राइटर ये भी सजेस्ट करता है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब पोइट की इंटेंशन क्या है कि वो वाला ट्रुथ बताए जैसा होना चाहिए। इट मीन्स ही इज ट्राइंग टू रिवील द ट्रुथ इन एन आइडियल नेचर। आदर्श रूप में चीज़ कैसी होनी चाहिए ये बताना पोइट की इंटेंशन होती है। जब वो आइडियल बता रहा है तो प्लेटो के हिसाब से वो आइडियल फॉर्म की ही बात कर रहा है। कहने का मतलब सिडनी प्लेटो के आइडियल फॉर्म वाले जो विचार है मानते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और पोइट भी वही कर रहा है। इसके बाद इन्होंने पोइट्री को प्रेज करते हुए बहुत सारे से स्टेटमेंट्स दिए और सिद्ध किया कि पोइट्री आज नहीं, सिर्फ 16th सेंचुरी में ही नहीं बल्कि उससे पहले भी बहुत रिस्पेक्टेबल काइंड की चीज़ मानी जाती थी। सिडनी डिस्कसेस द एंशियंट स्टेटस ऑफ पोइट्री, पुराना स्टेटस डिफाइन करते हैं और बताते हैं कि इसकी पूरी जो लीनिएज है, मतलब एक के बाद एक जो युग आए उसमें से नोबल माना गया, रिस्पेक्ट किया गया क्लासिकल टाइम से। इसीलिए वो इसे फर्स्ट लाइट गिवर टू इग्नोरेंस दैट एग्जिस्टेड बिफोर एनी अदर आर्ट और साइंस। कहते हैं कि जब दुनिया में कोई दूसरी आर्ट और साइंस नहीं थी तो भी इंसान की इग्नोरेंस को दूर करने के लिए कविता थी। लोग गीतों के माध्यम से लोगों को इंस्पायर करते थे, इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे और इसीलिए उसे फर्स्ट लाइट गिवर कहा जाता है। ही ऑल्सो सेज दैट एंशियंट ग्रीक्स एंड रोमन्स वेर द रेवर्ड पोइट्स। और पुराने ग्रीक और रोमन में भी बहुत सारे पोइट्स जो थे और जिन्हें रिस्पेक्ट किया जाता है। वो बताते हैं कि कोई भी नेशन नहीं है जिसमें पोइट्स को रिस्पेक्ट ना किया गया हो। इसके अलावा उन्होंने एक जगह स्टेटमेंट दिया है कि पोइट्री डिवाइन ओरिजिन की होती है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, बल्कि इसकी प्रेरणा हमें भगवान से ही मिलती है। पोइट्री कुड अचीव व्हाट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय द हिस्टोरियन और द फिलोसोफर। कहते कि पोइट्री के पास वो ताकत है कि वो चीज़ प्राप्त कर सकती है जो ना कोई हिस्टोरियन कर सकता है ना फिलोसोफर कर सकता है। इसकी डिटेल हमने आगे एक और स्लाइड बना रखी है उसमें बताएंगे, लेकिन यहाँ इतना समझ लीजिए, द पोइट नॉट ओनली शोज एंड टेल्स। कवि जो है सिर्फ चीज़ों को दिखाता और बताता ही नहीं है, बल्कि वो क्या करता है कि वो जो दिखाने बताने की नॉलेज है उसको कन्वर्ट करता है किसी परफॉर्मेंस में। मतलब विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ एक्शन जो ड्रामा में हो रहा है उसके ज़रिए वो उस नॉलेज को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करता है जिसका इम्पैक्ट रीडर या ऑडियंस पे ज़्यादा पड़ता है और वो उसकी क्वालिटीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी अप्रिशिएट किया कि हर समाज में पोइट्री का यूज़ होता है, पोइट्री की यूटिलिटी होती है और हर सिविलाइजेशन में
को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाना, सिविलाइजेशन को इम्प्रूव करना, ये सारा कार्य पोइट्री करती है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। क्रेडल पालना, सिविलाइजेशन का पालना है ये। इसी तरीके से उन्होंने पोइट्स को भी बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया है। जैसा मैंने बताया आपको, स्टीफन गॉसन ने पोइट्स और पोइट्री दोनों को कंडेम किया था, बट हियर ही इज़ अप्रिशिएटिंग बोथ। वो कहते हैं कि पोइट एक क्रिएटर है, पोइट के पास कुछ नया करने की क्षमता है। ही हैज़ द एबिलिटी टू इन्वेंट, कुछ नया कर सकता है। इमेजिन न्यू वर्ल्ड्स, कुछ नई दुनियाओं की कल्पना कर सकता है। तो इसका मतलब वो क्रिएटर है, और क्रिएशन करने की क्वालिटी भगवान के पास होती है। तो ही इज़ ऑलमोस्ट गॉड लाइक। ये तारीफ़ की उन्होंने पोइट की। दूसरी बात देखिए, उन्होंने कहा कि पोइट ये मान लिया कि वो मिमिक करता है, इमिटेट करता है, किसको? रियलिटी को। लेकिन सिर्फ इमिटेट करके एज इट इज़ नहीं दिखा देता, बट एनहांसेज इट, उसको बेटर बना के दिखाता है। उस रियलिटी को एज इट इज़ नहीं दिखाता, बल्कि उससे बेटर पिक्चर प्रस्तुत करता है, ऑफरिंग इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर एंड द आइडियल। और इस तरीके से वो आइडियल की तरफ बढ़ता जाता है। पोइट सर्व्स एज ए सोशल एंड मोरल फंक्शन। पोइट का और पोइट्री का दोनों का सोशल और मॉरल फंक्शन है। ये सोसाइटी को गाइड करने में, सोसाइटी को एजुकेट करने में, सोसाइटी की मॉरल एजुकेशन देने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। तो इस तरीके से सिडनी ने पोइट्री और पोइट दोनों के बारे में एप्रिसिएशन दिया है। अभी तैयारी हो रही है गॉसन के चार्जेस को रिफ्यूट करने की। तो पहले भूमिका बनाई कि नहीं भाई, पोइट्री हमेशा से ऐसे अच्छी रही है और पोइट को ये स्थान हर समाज में मिला है। अब देखिए यहाँ पे ये एक अच्छा सा कंसेप्ट है सिडनी का, इसलिए मैंने सेपरेट स्लाइड में बनाया है कि पोइट्री का कंपैरिजन इन्होंने फ़िलॉसफी और हिस्ट्री से किया, और दोनों से करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि पोइट्री फ़िलॉसफी से भी बेटर है और हिस्ट्री से भी बेटर है। और अब समझेंगे कि कैसे इन्होंने इस बात को सिद्ध किया। ही कंपेयर्स पोइट्री टू फिलॉसफी एंड हिस्ट्री एंड प्रूव्स पोइट्री टू बी सुपीरियर टू बोथ। कैसे है बोथ से सुपीरियर? कि पोइट्री वो अचीव कर सकती है जो फिलॉसफी और हिस्ट्री अचीव नहीं कर सकती। अब देखिए, पहले हम करते हैं पोइट्री का कंपैरिजन फिलॉसफी से। देखिए, सिडनी आर्ग्यूज दैट फिलॉसफी टीचेज वर्च्यू एब्स्ट्रैक्टली, कि फ़िलॉसफी भी वर्चू ही सिखाती है। अगर आप किसी फ़िलॉसफर के पास जाएंगे तो वो आपसे फ़िलॉसफिक बातें कहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कह सकता है कि सच बोलना चाहिए, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। तो ये बातें वो सिखा रहा है, बट एब्स्ट्रैक्ट तरीके से। उसका विचार और आपके मन के विचार आपके मन में जाना चाहिए है। अब इट टेल्स ओनली अबाउट द वर्च्यूज़ एंड वाइसेस। वो बता देता है ये गुण है, ये अवगुण है, लेकिन उसके पास ये क्षमता नहीं है कि आप उन गुणों और अवगुणों को सीख जाएं। वो बता सकता है, वो सिखा नहीं सकता। एंड सच एक्सप्रेशन ऑफन रिमेन एसेसिबल ओनली टू दोज हु आर ऑलरेडी लर्नेड। अब पढ़ा लिखा है तो वो उन जो बातें फिलोसफर ने कही उनकी गहराई तक पहुंच जाएगा, उन्हें समझ लेगा और उन्हें अपनी लाइफ में भी अप्लाई करने की कोशिश कर लेगा। लेकिन अगर व्यक्ति साधारण है, उतना लर्नेड नहीं है, और उसे आप एब्स्ट्रैक्टली वर्च्यू और वाइसेस के बारे में बताते हैं, तो ज़रूरी नहीं वो उन्हें उतने अच्छी तरीके से समझ पाए और अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए। पोइट्री क्या करती है? वो वर्च्यू को बताती तो है ही, साथ के साथ एग्जाम्पल दे के, साथ के साथ परफॉर्म करके उन चीज़ों को समझाती भी है, ताकि जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी आसानी से उन चीज़ों को समझ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें किसी आइडियल हीरो को दिखाया गया किसी मूवी में या किसी पोएम में, राणा प्रताप को दिखाया गया। अब राणा प्रताप की पोएम पढ़ने के बाद आपके मन में उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके प्रति रिस्पेक्ट आ जाता है, और आप ऑटोमेटिकली उन क्वालिटीज़ को इम्बाइव करने लगते हो कि हमें करेजियस होना चाहिए, हमें अपने साहस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, विषम परिस्थितियों में भी स्टैंड करना चाहिए। ये सब ऑटोमेटिकली उनका उदाहरण देख के आपको समझ में आ जाता है। जबकि फ़िलॉसफी सारी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्टली कहती है, वो उदाहरण नहीं देती। तो इसलिए फ़िलॉसफी से बेटर है पोइट्री कि वो उदाहरण के साथ समझा सकती है। अब देखिए, हिस्ट्री डील्स विद फैक्ट्स। हिस्ट्री जो है वो फैक्ट बताती है, रियलिटी।
एंड शोज द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट एज दीज वेयर, और पास्ट के एक्सपीरियंसेस को बताती है, जैसे थे वैसे ही बताती है. द मेन फोकस ऑफ हिस्ट्री इज ऑन वॉट हैपेंड इन रियलिटी, वास्तव में हुआ क्या था ये हिस्ट्री बताती है. जबकि पोइट्री में क्या बात है कि पोइट्री हुआ क्या था ये तो बताती ही है, साथ के साथ वो कोई आइडियल तो नहीं है, वो कोई आदर्श तो नहीं है. मान लीजिए किसी राजा ने दूसरे राजा को मार दिया, ये बात तो हिस्ट्री में बता दी, लेकिन पोइट्री साथ के साथ ये भी बताती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ठीक नहीं था. तो हिस्ट्री से भी एक स्टेप आगे जाके पोइट्री लोगों को वर्च्यू और गुणों को समझने में और उन्हें एक्सेप्ट करने में हेल्पफुल होती है. पोइट्री क्या क्या करती है, वो टीच करती है. खुशी के साथ साथ आप आसानी से सीख लेते हैं चीज़ें. किसी भी कंसेप्ट को बताती है एग्जाम्पल्स के साथ, ये मैं आपको समझा चुकी. शोज एंड टेल व्हाट वर्च्यू इज, सिर्फ वर्च्यू क्या है उसे दिखाती नहीं है, बल्कि नॉलेज को परफॉर्मेंस में चेंज करती है. जो भी ज्ञान है उसको परफॉर्म करके बताती है ताकि आप उसे अच्छे से समझ जाएं. द पोइट कुड लीड मैन टू वर्चुअस एक्शन. किसी भी पोइट के पास, फिलोसोफर के और हिस्टोरियन के पास ये क्षमता नहीं है, जबकि हर पोइट के पास, मैक्सिमम पोइट्स के पास ये क्षमता है कि वो एक इंसान को अच्छे कार्य की तरफ ले चलें. कैसे? बाय रिप्रेजेंटिंग दी आइडियल करेक्टर, कि किसी भी पोइट ने एक आइडियल करेक्टर प्रस्तुत किया और उसे देख के कोई भी इंसान वर्चुअस लाइफ की तरफ लीड कर सकता है, जबकि ये क्षमता फिलोसोफर और हिस्टोरियंस के पास नहीं है. इसे एक एग्जाम्पल देख के सिडनी ने समझाया है, आइए उस एग्जाम्पल से समझते हैं. पोइट जब रिप्रेजेंट करता है किसी भी हीरो के करेक्टर को, तो सिडनी ने एग्जाम्पल दिया है साइरस का. साइरस जो है वो पर्शियन एम्पायर का फाउंडर था, और साइरस के ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम है साइरोपीडिया. किसने लिखी? एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट ने लिखी जिसका नाम है जीनोफोन. जीनोफोन ने साइरस के ऊपर साइरोपीडिया लिखी. अब उसने साइरस को कैसे प्रस्तुत किया? साइरस वॉज डिपिक्टेड एज ए मॉडल ऑफ लीडरशिप. उस बुक में, उस पोएम में वो एक अच्छा लीडर दिखाया गया, वाइज व्यक्ति दिखाया गया, और उसके अंदर नैतिक ताकत दिखाई गई. जब लोगों ने उस प्ले को देखा तो उन्होंने इसके एग्जाम्पल्स से उसकी इन क्वालिटीज़ और बहुत सारी अदर क्वालिटीज़ को देख के एक लेसन लिया कि सफल होने के लिए हमारे अंदर भी यही क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और धीमे धीमे उन्होंने चाहा कि वो क्वालिटीज़ उनके कैरेक्टर में भी आ जाएं. तो इस तरीके से पोइट ने क्या किया कि किसी भी व्यक्ति को, जो किसी व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति उन ड्रामाज को देख रहे हैं या पोइम्स को पढ़ रहे हैं, वो वर्चुअस हो जाएं, वो गुणी हो जाएं. Sydney sees this as a prime example of how poetry and literature can offer idealized figure for readers to motivate them. है कि ऐसी फिगर, साइरस जैसी फिगर्स दिखा के, साइरस जैसे कैरेक्टर्स को दिखा के रीडर्स को मोटिवेट किया जा सकता है ताकि वो भी अपने जीवन में सेम ऑनर, करेज और जस्टिस के साथ वर्क कर सकें. साइरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ पोइट्री कैन टेक हिस्टोरिकल फिगर एंड एलिवेट हिम इनटू एन आइडियल मॉरल एग्जाम्पल. अब इस बात पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि साइरस जो है वो वास्तव में था, हाँ वास्तव में था, हिस्टोरिकल फिगर है, लेकिन जब जीनोफोन ने उसे अपने ड्रामा में प्रस्तुत किया तो उसमें कुछ चेंजेस कर दिए ताकि वो एक आइडियल मॉरल एग्जाम्पल बन सके. तो ये जो चेंजेस हैं, और जब कोई ऑडियंस उसे देखता है उस आइडियल फॉर्म में, तो वो चाहता है कि मैं भी अपने जीवन में ऐसा ही बन जाऊँ. तो इस तरीके से सिडनी इस बात का फेवर करते हैं कि हिस्ट्री की जो फिगर्स हैं आप उन्हें फिक्शनलाइज करके, और अगर लोगों को आदर्श की तरफ ले जाने का कार्य कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, एंड इट कैन बी डन बाय द पोइट ओनली. एक और पार्ट में उन्होंने काइंड्स ऑफ पोइट्री के बारे में बताया है. बेसिकली उन्होंने 3 काइंड्स ऑफ पोइट्री बताए: रिलीजियस पोइट्री, फिलोसॉफिकल पोइट्री, पोइट्री एज एन इमेजिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ एंड नेचर, और जिसे उन्होंने द राइट काइंड कहा है. अब द राइट काइंड को उन्होंने फिर से कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है: एपिक, पेस्टोरल, ट्रेजेडी, कॉमेडी, सटायर, एलेजाइक एंड लिरिक. सॉरी.
ये देखिए एपिक और हीरोइक मैंने इसीलिए बड़ा लिखा है क्योंकि इन सब में जितनी भी प्रकार की पोइट्री उन्होंने पोइम डिस्क्राइब की, उन सब में उन्होंने सबसे ज़्यादा एपिक और हीरोइक को अप्रिशिएट किया है। क्यों? क्योंकि एपिक टेल्स अबाउट द हायर ट्रुथ्स ऑफ लाइफ, कि एपिक में ज़िंदगी के हायर ट्रुथ्स बताए जाते हैं, और जब हायर ट्रुथ्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो वो अपने ऑडियंस को, अपने रीडर्स को हेल्प करते हैं कि वो भी अपनी ज़िंदगी में उन गुणों को अपनाएं। इसलिए इसको इन्होंने फर्स्ट नंबर पे रखा गया है। देखिए काइंड्स ऑफ पोइट्री एक अलग पार्ट है जिसके ऊपर एक अलग वीडियो की आवश्यकता है, उसे मैं लेटर ऑन बनाऊंगी। अभी आप आगे चलिए। अब है कि पोइट्री के खिलाफ कौन से चार्जेस लगाए थे और किसने लगाए थे। स्टीफन गॉसन एक प्यूरिटन क्रिटिक थे और मेड ए स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन पोइट्री एंड ड्रामा एंड लेवल मैनी चार्जेस। सिर्फ पोइट्री पर नहीं, ड्रामा पे भी लगाए थे। इन 1579 उनका एक पैम्फलेट छपा था जिसका नाम था द स्कूल ऑफ एब्यूज़। कीप इन माइंड, द स्कूल ऑफ एब्यूज़ एक पैम्फलेट था जो स्टीफन गॉसन ने लिखा था, और उसमें बहुत सारे चार्जेस पोइट्री के ऊपर लगाए गए थे। सिडनी ने अपनी एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री में उन चार्जेस का जवाब दिया है। तो पहली बात ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता लगे कि स्टीफन गॉसन ने कौन से चार्जेस लगाए। तो पहला चार्ज था स्टीफन गॉसन का कि पोइट्री इज़ यूजलेस एंड वेस्ट ऑफ टाइम, कि पोइट्री यूजलेस चीज़ है और इससे बड़ा टाइम बर्बाद होता है, इसलिए पोइट्री नहीं पढ़नी चाहिए। पहला चार्ज देखिए क्या लिखा, दैट देयर बीइंग मैनी अदर मोर फ्रूटफुल नॉलेजेस। पोइट्री के अलावा बहुत तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने के, और आप अच्छा हो कि उसमें ज्ञान प्राप्त करें, उसमें अपना टाइम लगाएं इन कंपैरिजन टू पोइट्री। दूसरा चार्ज लगाया पोइट्री इज द मदर ऑफ लाइज, कि झूठ फैलाती है पोइट्री। तीसरा चार्ज लगाया इट इज़ द नर्स ऑफ एब्यूज़, मतलब बहुत गलतियाँ परेशानियाँ हमें इन्फेक्ट करती है, हमारी उन डिज़ायर्स को प्रभावित करती है, हमें करप्ट कर देती है, और ऐसा हम एब्यूजिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें पोइट्री नहीं पढ़नी चाहिए। प्लेटो हैड राइटली बैनिश्ड द पोइट, और अपने इन चार्जेस को वजन देने के लिए प्लेटो का एग्जाम्पल भी दे दिया स्टीफन गॉसन ने, कि उनने भी तो रिपब्लिक से इसीलिए पोइट्स को बाहर निकाल दिया था। अब ये चारों चार्जेस पोइट्री के ऊपर लगा दिए गए, और अब देखेंगे कि कैसे करके सिडनी ने इन चार्जेस को पोइट्री के ऊपर से हटाया है। देखिए पहला चार्ज था वेस्ट ऑफ टाइम, कि पोइट्री वेस्ट करती है टाइम को। तो इसका क्या जवाब दिया सिडनी ने, मैन कैन नॉट एम्प्लॉय हिज टाइम मोर यूजफुली दैन इन पोइट्री। उनने कहा कि भाई पोइट्री बिल्कुल मत करो, वेस्टेज है, दूसरी चीज़ें करो। उनने कहा नहीं, एक इंसान के लिए पोइट्री से बेहतर कोई चीज़ नहीं है जिसमें वो अपना टाइम यूज़ करे। He says that no learning is so good as that teacheth and moveth to virtue। उन्होंने कहा पोइट्री जैसी कोई चीज़ नहीं है। पोइट्री दो काम एक साथ कर सकती है, इट कैन टीच, इट कैन मूव द ऑडियंस टू द वर्च्यू। आपको मैंने पहले ही बताया कि फिलॉसफी और हिस्ट्री सिर्फ टीच करने का काम कर सकती है, मूव करने का काम नहीं कर सकती। एंड थ्रू द कॉम्बिनेशन पोइट्री कैन इंस्पायर पीपल टू परसू वर्चुअस लाइफ। एक बात ये कही कि इसलिए वेस्टेज नहीं है, ये तो भाई बहुत बढ़िया काम है कि आप इतना अच्छा काम कर पा रहे हो कि सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे बल्कि आप उसे अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई कर पा रहे हो। दूसरी बात कही, इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। वेस्टेज कैसे हो गई? अगर ये बुरी चीज़ होती तो पहले से अब तक चली ही कैसे रहती। इट इज़ रिस्पेक्टेड बाई एंशियंट सिविलाइजेशन एंड रेवर्ड बाई द फिलोसफर्स लाइक प्लेटो एंड अरिस्टोटल। प्लेटो और अरिस्टोटल भी पोइट्री को फेवर करते हैं, तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये बेकार की चीज़ है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। ही कॉल्स पोइट्री मदर ऑफ ऑल लर्निंग। अरे वो कहते हैं कि पोइट्री तो सारी लर्निंग की माँ है, बिकॉज इट वॉज यूज इन एंशियंट टाइम टू टीच मॉरल लेसन। जब कुछ दूसरी चीज़ नहीं थी, अभी पहले पढ़ा हमने, जब कोई और आर्ट और साइंस नहीं थी, तब भी पोइट्री जो है वो लर्निंग करवाती थी, लोगों को सिखाती थी, मॉरल लेसन देती थी। तो हम कैसे कह सकते हैं ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। और एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत सारे से ग्रेट थिंकर्स जैसे होमर और वर्जिल, ये खुद पोइट थे और बहुत अच्छी आर्ट मानी जाती थी पोइट्री एजुकेटेड सोसाइटीज़ में। तो फिर ये वेस्टेज ऑफ टाइम कैसे हो सकती है? सो पोइट्री इज़ नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम। पहला चार्ज उन्होंने यूँ हटाया। दूसरा देखिए,
कि पोइट्री इज़ द मदर ऑफ लाइज, तो वो कहते हैं कि भाई मदर ऑफ लाइज कैसे कह सकते, कैसे पोइट्री झूठ फैला लेती है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सिडनी ए लाई इज एन इंटेंशनल डिसेप्शन मैन टू मिसलीड, कि झूठ किसे कहते हैं। सिडनी ने कहा कि झूठ वो है जो जान के किसी चीज़ को छुपाया जाए ताकि आप गलत रास्ते पे चले जाएं। लेकिन पोइट्री तो ऐसा नहीं करती, पोइट्री की इंटेंशन तो ऐसी नहीं है। पोइट्री इज ए क्रिएशन ऑफ द इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति से पोइट्री क्रिएट होती है। इट डज नॉट सीक टू डिसीव, ये किसी को धोखा नहीं देती। इनटू बिलीविंग समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, पोइट्री कभी भी कोई ऐसी चीज में विश्वास करने के लिए नहीं कहती जो सत्य ना हो। अब इसके अलावा तो मतलब पोइट्री कह ही नहीं रही है कि मैं, पोइट कह ही नहीं रहा कि मैं जो कह रहा हूँ उस पर विश्वास करो, नहीं। जब और ना ही वो कुछ छुपाना चाह रहा है, तो फिर वो झूठ कैसे फैला लेगा। अच्छा, आगे समझाने के लिए और एग्जांपल्स देते। कहते कि आप एस्ट्रोनॉमर्स को देखिए, फिजिशियंस को देखिए, हिस्टोरियंस को देखिए, वो फैक्ट्स के बारे में बात करते, तो फैक्ट वो कह रहे हैं कि हम ये फैक्ट बता रहे, तो फैक्ट तो गलत हो सकता है। लेकिन पोइट तो बात ही नहीं करता कि मैं फैक्ट बता रहा हूँ, वो तो कहता है कि मैं तो भाई इमेजिनेशन और फिक्शन पे काम कर रहा हूँ। वो कभी नहीं कहता कि मैंने फैक्चुअल ट्रुथ्स बताए थे, कि आपको फैक्ट बता रहा हूँ। उसने कभी कहा ही नहीं कि आपको फैक्ट बता रहा हूँ। जब फैक्ट ही नहीं बता रहा, वो कह ही नहीं रहा कि मैं फैक्ट बता रहा हूँ, तो फिर झूठ कैसे बोलेगा। नाउ फॉर द पोइट ही नथिंग एफर्मेथ, वो कभी एफर्म ही नहीं करता, वो कभी कहता ही नहीं है जोर लगा के। एंड देयरफॉर नेवर लायथ, और इस तरीके से वो कभी भी झूठ ही नहीं बोल सकता। जब उसने कही नहीं कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो वो झूठ कैसे बोलेगा। ना उसने झूठ बोलने की गई, ना सच बोलने की गई, उसने बात कही है, तो झूठ तो कभी बोला ही नहीं। द एम ऑफ द पोइट इज नेवर टू टेल वॉट इज और वॉट इज नॉट, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि पोइट का उद्देश्य ये बताना नहीं है कि चीज़ क्या है और क्या नहीं है। उसका उद्देश्य है कि चीज़ ऐसी होनी चाहिए और ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो उसकी इंटेंशन कभी झूठ बोलने की नहीं है, वो तो चीज़ें जैसी होनी चाहिए आदर्श में, उनके बारे में बताता है। तो वो तो भाई झूठ नहीं फैला रहा, वो तो सच्चाई बता रहा है आइडियल नेचर की। सो इट इज़ रॉन्ग टू कॉल पोइट्री द मदर ऑफ लाइज। ऐसे करके सेकेंड चार्ज खत्म हो जाता है। नाउ द थर्ड वन, थर्ड चार्ज था कि पोइट्री इज द नर्स ऑफ एब्यूज। तो सिडनी आर्ग्यूज दैट मिसयूज ऑफ पोइट्री डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द आर्ट इटसेल्फ बट ऑन द पीपल हु मिसयूज इट। कहते हैं कि अगर किसी आर्ट से कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो गड़बड़ आर्ट की वजह से नहीं हो रही है, वो गड़बड़ उन लोगों की वजह से हो रही है जो उस आर्ट को मिसयूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देते हैं बहुत सारे से कि देखिए, अगर खाना है, शराब है, तलवार है, ये चीज़ें सब अच्छे के लिए बनाई गई हैं, लेकिन अगर आप इनका मिसयूज़ करोगे, फूड है फॉर एग्जांपल, आप फूड को ही लीजिए कि फूड है, फूड आपकी हेल्थ के लिए है। अब अगर आप बासी खाना खाते हो, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हो, तो आप अनहेल्दी हो जाओगे। तो ये गलती फूड की है, ये गलती किसकी है? ये गलती इंसान की है। तो कहते हैं कि चीज़ें अपने आप में अच्छी हैं, पोइट्री अपने आप में अच्छी है, लेकिन उसका यूज लोग कैसे कर रहे हैं, इसकी वजह से पोइट्री खराब नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आप और आजकल के करंट एग्जांपल से समझिए कि जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा है। अब आप उसे अच्छा भी बना सकते हो उसका अच्छे यूज़ करके, आप उसे बुरा भी बना सकते हो बुरे यूज़ करके। अब आप देख रहे हैं आज के समाज में मोबाइल की बुराइयाँ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, तो हम ये कहने लगे मोबाइल बुरी आदत है, मोबाइल बुरी आदत है। नहीं, मोबाइल का यूज़ बुरा कर रहे हैं आप, इसलिए वो बुरा से दोहरा। यही बात इन्होंने पोइट्री पे कही कि पोइट्री बुरी नहीं है, बट पोइट्री को जो मिसयूज़ कर रहे हैं लोग, वो बुरा है। तो ये यही बात है। ही कंपेयर्स पोइट्री to other valuable things like food, wine और sword, which can all be abused। ये सब बुरी तरह से यूज़ किए जा सकते, but are not inherently bad, लेकिन ये खुद बैड नहीं है। True purpose of poetry is to teach virtue and inspire people to noble action। पर्पस पोइट्री का क्या है कि वो वर्च्यू सिखाए, लोगों को अच्छे पाथ पे लेके जाए। पोइट्री व्हेन यूज्ड प्रॉपरली, पोइट्री का उपयोग जब आप प्रॉपरली करेंगे, प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है। अब प्रॉपर उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज़ से डिसाइड होता है पोइट्री अच्छी है या, पोइट्री तो अच्छी ही है लेकिन उसका यूज़ बुरा भी हो सकता है।
अपलिफ्ट्स द माइंड एंड प्रमोट्स द मॉरल एजुकेशन। अगर प्रॉपर यूज़ होगा तो निश्चित रूप से वो आपको सफलता के मार्ग पे ले जाएगी, आपकी दिमागी विकास होगा, आपकी अच्छी मॉरल एजुकेशन होगी। ही डिफेंस पोइट्री एज ए नोबल परस्यूट मैन टू टीच वर्च्यू एंड एलिवेट सोल। ये आपके आत्मा के विकास में, आपके गुणों को बढ़ाने में कार्य आएगी। नाउ द फोर्थ चार्ज वॉज के प्लेटो ने भी तो अपने रिपब्लिक से बाहर निकाल दिया था पोइट को। तो सिडनी ने क्या कहा, प्लेटो डिड नॉट कंडेम पोइट्री, नहीं, पोइट्री को एज ए होल उन्होंने बुरा नहीं बताया, बट रादर एब्यूसिव एंड इमोरल पोइट्स। लेकिन उन पोइट्स को बुरा बताया जो गलत तरीके से पोइट्री को यूज कर रहे थे टू स्प्रेड फॉल्सहुड और एंकरेज वाइस। मतलब वही पोइट्स जो है वो फॉल्सहुड फैला रहे हैं और वाइस को, बुराइयों को एंकरेज कर रहे हैं, तो इससे पोइट्री बुरी नहीं हो जाती। देखिए आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं आज के एग्जाम्पल से कि जो आज कल सॉन्ग्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग उन सॉन्ग्स को पसंद नहीं करते और ये भी मानते हैं कि ये सॉन्ग्स जो हैं हमें इमोरलिटी की तरफ ले जा रहे हैं और ले भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब सॉन्ग लिखना बुरी चीज़ नहीं हो गया, अब उसे किस पर्पस से लिखा जा रहा है। आप फॉल्सहुड और वाइस को अगर एंकरेज करना चाह रहे हैं, इस पर्पस से लिखा जा रहा है तो बुरा ही होगा। लेकिन अच्छे सॉन्ग्स भी तो आ रहे हैं जो आपको मॉरली साउंड और अच्छी तरीके से ऊंचाइयों पे ले जाते हैं। तो यूज़ करने वाला गलत और सही हो सकता है, चीज़ गलत नहीं है। प्लेटो हिमसेल्फ वॉज ए पोइट, कहते प्लेटो खुद पोइट थे, एंड मैनी ऑफ हिज फिलोसॉफिकल वर्क्स स्पेशली हिज डायलॉग्स कंटेन एलिमेंट ऑफ पोइटिक राइटिंग। उन्होंने खुद पोइटिक राइटिंग के उनकी जो डायलॉग्स हैं उनमें उन्होंने डायलॉग्स उनके द्वारा लिखे गए वर्क्स हैं, डायलॉग के फॉर्म में हैं वो, उन्होंने उसमें पोइटिक राइटिंग लिखी है। बेसिकली वो शुरू में पोइट्री लिखते थे और उन्होंने ये भी माना कि पोइट्स जो हैं वो डिवाइनली इंस्पायर्ड होते हैं। तो फिर भाई हम कैसे कह सकते हैं कि प्लेटो पोइट्री के बारे में बुरा सोच सकते हैं। और उन्होंने पोइट का डिस्क्रिप्शन किया है एज ए लाइट विंग्ड एंड सैक्रेड थिंग उन्होंने पोइट को कहा है। तो फिर उनका एटीट्यूड पोइट्री के लिए गलत कैसे हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सिडनी, सो एज प्लेटो बैनिशिंग द एब्यूज, कहते हैं कि प्लेटो पोइट्री को नहीं हटाना चाहते थे, वो उस पोइट्री की बुराई को हटाना चाहते थे। नॉट द थिंग, उस चीज को, पोइट्री को नहीं, उसकी बुराई को हटाना चाहते थे। बट गिविंग ड्यू ऑनर अनटू इट शैल बी अवर पैटर्न नॉट एडवर्सरी। इट मीन्स कि वो हमारी पैटर्न बन सकती है, वो हमारी एडवर्सरी नहीं है, मतलब हमारे विरोध में नहीं है, बल्कि हमें गाइड करने के लिए पोइट्री हमेशा आगे है। इसके बाद एक पार्ट में उन्होंने बताया कि जो सिडनी के टाइम में पोइट्स लिख रहे थे वो क्यों उतना हाई लेवल का नहीं था कि लोगों को मोटिवेट कर सके वर्च्यू सीखने के लिए। तो उन्होंने उस समय के पोइट्स की स्थिति का वर्णन किया है कि इस समय पोइट्स जो लिख रहे हैं वो कैसे हैं। दे आर नॉट इंस्पायर्ड, उनके पास कोई प्रेरणा नहीं है और उनके पास आर्डेंट और पैशनेट स्पिरिट नहीं है, यानी उनकी आत्मा में वो पैशन नहीं है, वो कसक नहीं है जो पोइटिक क्रिएशन के लिए ज़रूरी है। इसलिए पोइट्री तो लिखी जा रही है बट वो हाई क्लास पोइट्री नहीं है। दोज राइटिंग पोइट्री लैक नॉलेज, उनका ज्ञान कम है, ट्रेनिंग कम है और वो क्लासिकल मॉडल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब दूसरे शब्दों में समझा जाए तो इन पोइट्स के पास जीनियस ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि कैसे जेन्युइन पोइट्री लिखी जा सकती है। इसलिए जो कुछ भी लिख रहे हैं वो उसे पोइट्री मान रहे हैं, वास्तव में वो हाई क्लास पोइट्री नहीं है। पोइट्री बताते हैं, पोइट्री फिर कैसे लिखी जाए अच्छी। पोइट्री कम्स फ्रॉम नोइंग साउंड मॉडल्स। पोइट्री लिखने के लिए आपके पास कुछ अच्छे से मॉडल्स होने चाहिए। मॉडल्स मीनिंग कि पुराने लोग जिन्होंने अच्छी पोइट्री लिख रखी है, आपको उनकी पोइट्री का गहन अध्ययन करके समझना चाहिए, आप उस मॉडल को फॉलो करना चाहिए और उसी का इमिटेशन करना चाहिए, उन ग्रैंड मॉडल्स का। लगभग ऐसी ही बात लॉन्जाइनस ने भी कही थी कि आपको जब आप परखें अपनी किसी भी कविता को कि ये सबलाइम नेचर की है या नहीं, तो आप उसका कंपैरिजन किसी ग्रैंड मॉडल से करें और पता लगाएं कि हमारे इस पोएम में वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं। कहने का मतलब बिना पुराने लोगों के मॉडल्स को पढ़े हुए जो पूर्व में सक्सेसफुल थे, आप अच्छी पोइट्री नहीं लिख सकते।
विच नीड्स, और इसके लिए क्या करना होगा, विच नीड्स प्रैक्टिस एंड एफर्ट, आपको प्रयास करने होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन सिडनी बताते हैं कि उनके समय के पोइट्स ना प्रैक्टिस कर रहे थे पुराने मॉडल्स की, ना प्रयास लगा रहे थे, इसलिए उनकी पोइट्री उतनी अच्छी नहीं थी। सिडनी की ये फेमस स्पीच है, पोइट्स आर मेड नॉट बॉर्न, पोइट्स पैदा नहीं होते, बनते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, इवन द फर्टिलियस्ट ग्राउंड मस्ट बी मैन्यूर, चाहे कितनी ही उपजाऊ भूमि हो उसे भी खाद की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से पोइट के पास अपनी इंस्टिंक्ट कितनी भी अच्छी हो, उसे दूसरे के मॉडल्स से समझने की और मॉडल्स को अपनाने की ज़रूरत होती है। और वो कहते हैं कि पोइटिक आर्ट की जो इंट्रिकेसीज हैं, बारीकियां हैं, वो आजकल के पोइट, आजकल मतलब सिडनी के समय के पोइट नहीं जानते, इसलिए शायद उनकी पोइट्री अच्छी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि पोइट्री ही बुरी हो गई, वो नहीं लिख पा रहे अच्छी, ये अलग बात है, बट पोइट्री बुरी नहीं है। नाउ द कंक्लूडिंग पार्ट में सिडनी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने रीडर्स को बताते हैं कि पोइट्री सिग्निफिकेंट थी, पोइट्री सिग्निफिकेंट है और पोइट्री सिग्निफिकेंट रहेगी। एंड्योरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ पोइट्री के बारे में बताते हैं। ही असर्ट्स दैट पोइट्री इज ए नोबल आर्ट, बहुत श्रेष्ठ सी कला है पोइट्री भी, एंड स्टैंड्स नॉट मियरली एज एंटरटेनमेंट, जिसका पर्पज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, but stands as a powerful tool for moral instruction and personal transformation। है, इसका एक पर्पज़ है कि ये मॉरली इंस्ट्रक्ट करे और जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो, कुछ चेंज हो और उसका अपलिफ्टमेंट हो। फाइनली ही असर्ट्स दैट नो मैटर व्हाट क्रिटिक्स से, कहते हैं कि क्रिटिक्स कुछ भी कहते रहें, स्टीफन गॉसन जैसे क्रिटिक्स कुछ भी कहते रहें, पोइट्री विल रिमेन ए वाइटल फोर्स इन शेपिंग ह्यूमन थॉट, कल्चर एंड वर्चू। पोइट्री हमेशा मशहूर रहेगी इस बात के लिए कि वो ह्यूमन थॉट्स को, कल्चर को और वर्च्यू को एक पर्टिकुलर शेप दे सकती है। मतलब उसके पास कैपेबिलिटी है कि जो जनरेशन्स को सुधार दे, ह्यूमन थॉट को सुधार दे, कल्चर को सुधार दे। द फाइनल प्ली टू अप्रिशिएट पोइट्री इज़ बोथ ए डिफेंस एंड ए सेलिब्रेशन ऑफ द वैल्यू टू सोसाइटी। और अंत में वो एक अपील करते हैं कि हम सबको पोइट्री अप्रिशिएट करनी चाहिए, और ये अप्रिसिएशन की जो उनकी अपील है ये उनकी डिफेंस भी है उन सारे अगेंस्ट पोइट्री, और वो बताते हैं कि इट्स सेलिब्रेशन इज़ वैल्यूएबल टू द सोसाइटी। तो इस तरीके से सिडनी ने अपनी अपोलॉजी फॉर पोइट्री में स्टीफन गॉसन के चारों चार्जेस को रिफ्यूट किया। इसके अलावा सिडनी के कुछ और व्यूज़ हैं ऑन ड्रामा एंड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ पोइट्री, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। कीप इन टच विद मी and I think you would be able to understand Sydney and his apology for poetry. So thanks for your patience listening.